स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरिया एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और आज की हमारी इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम रिवाइज करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो भाई अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर हमने ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पढ़ा हुआ था, जो कि 3 अलग अलग प्रोविंसेस में यहाँ पर हमने स्टडी करी। तो सबसे पहले हमने बात करी बंगाल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, फिर हमने बात करी झारखंड या फॉरेस्टेड एरिया के लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, और फिर हम बात करते हैं डेक्कन के रीजन की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बंगाल के रेवेन्यू सिस्टम की, जहां पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट से किस तरीके की परेशानियां यहां पर बंगाल के पीजेंट्स ने फेस करी हुई है। तो अगर बात करी जाए तो ये जो सिस्टम है ये लॉन्च किया गया था 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है जी। अब इसे इंप्लीमेंट कहां किया गया था, तो उस समय का जो बंगाल प्रोविंस था, जिसमें प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों स्टेट जो हैं वहां पर इसे इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक, चलिए अब इसके प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं, इसके की फीचर्स को जानते हैं। तो अगर बात करी जाए तो भाई यहां पर ये जो सिस्टम है, इसने वहां पर जो जमींदार थे उन लोकल जमींदार को उस पूरे जमींदारी का, उस पूरे रीजन का यहां पर लैंड ओनर बनाया हुआ था, और एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है वो यहां पर फिक्स कर दिया गया, जिसे जमींदार कलेक्ट करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां पर देंगे। अब क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो है वो यहां पर परमानेंट हो चुका था 10 सालों तक के लिए, इस कारण से इसे अब कभी भी इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करी जाए तो भाई ये जो लैंड कलेक्शन का राइट है, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है, ये जमींदारों को हेरिडिटरी पावर के साथ दे दिया गया था कि जब तक जमींदार यहां पर लैंड रेवेन्यू करेंगे, उसे कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे, तब तक वो इस लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर ऐसा होता है कि भाई अगर कोई जमींदार लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में उसकी जो जमींदारी है उसे ऑक्शन भी किया जा रहा था। ठीक जी। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहले ये बात हुई कि भाई जब लैंड रेवेन्यू फिक्स हो गया तो अब कहीं ना कहीं 10 सालों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इनकम है वो भी फिक्स हो जाती है। सो दिस प्रोवाइड अ स्टेबल रेवेन्यू इनकम टू द कंपनी। उसके बाद बात करी जाए तो भाई ये जो रेवेन्यू सिस्टम है उसने एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएट किया हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो हमेशा उनके लिए लॉयल रहेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक बफर रीजन जो है, या एक बोल लीजिए कि बफर पॉपुलेशन उन्होंने बनाई हुई थी कि डायरेक्ट पॉपुलेशन, जो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि पीजेंट्स है, उनका एग्रेशन सहने की जगह पर ये जो जमींदार हैं ये कहीं ना कहीं उनके कांटेक्ट में होंगे एज कंपेयर टू द कंपनी। ठीक, उसके बाद बात हो रही है कि भाई जब जमींदारों के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया तो अब वो जितना चाहे उतना इससे लैंड का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का एक्सपांशन भी यहां से देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भाई यहां पर बात करते हैं कि आखिर इस परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो ये देखा गया कि जब भी जो सनसेट लॉ था उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई जमींदार यहां पर लैंड रेवेन्यू को फिक्स नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे समय पर उसकी जो जमींदारी है उसे ऑक्शन किया जा रहा था। ठीक, तो जमींदार बिकम रेंट कलेक्टर और नॉट द कल्टिवेटर्स। अब जमींदारों का काम क्या है कि भाई सिर्फ और सिर्फ उस जमीन से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और उसे ले जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देना। देन अगर बात करी जाए तो भाई ये जो हाई रेंट यहां पर फिक्स किया गया था, हाई रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था, उसका अल्टीमेट और डायरेक्ट बर्डन जो है वो यहां पर फार्मर्स के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि जमींदार को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, और अल्टीमेटली प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, या एक तरीके से जो उस रेवेन्यू को भरने का काम है, वो किसके ऊपर पड़ रहा है, वो डायरेक्टली पीजेंट्स के ऊपर पड़ेगा। देन अगर हम बात करें तो लैंड रेवेन्यू तो फिक्स कर दिया गया, ब्रिटिशर्स ने जमींदार की इनकम तो फिक्स कर दी, बट इस फिक्स्ड इनकम का कभी भी जमींदार ने लैंड इंप्रूवमेंट के लिए यूज नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से जब लैंड इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती, और अल्टीमेटली जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, पीजेंट्स के ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण से जब इस हाई रेवेन्यू को उन्हें पे करना होता था तो उन्हें लोन लेना पड़ता था, और जिसके कारण ये सभी पीजेंट जो हैं ये इनडेबिटनेस में चलते चले गए। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के क्रिटिसिज्म्स की। ठीक, तो बात करी जाए तो भाई जब रेवेन्यू फिक्स किया गया तो उस समय पर इंडिया की जो लैंड प्रोडक्टिविटी थी उसके हिसाब से समझने के बिना जो एग्रीकल्चर की ग्राउंड रियलिटी थी उसे समझे बिना ही यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया गया, जिसके कारण जो अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटेशन और बर्डन जो है वो पीजेंट्स का हो रहा है। देन अगर बात करी जाए तो भाई जमींदार और ब्रिटिशर्स को तो इस सिस्टम से फायदा है, लेकिन पीजेंट जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, वो पॉवर्टी की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है जी। चलिए जी, अब ये तो बात हुई जमींदार की। अब यहां से बात करते हैं जोतेदार की। तो क्योंकि अब जमींदार का काम क्या था कि भाई सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और इस कारण से वो गांव का रीजन छोड़कर अर्बन एरियाज में जाकर सेटल हो चुके थे। तो अब ये रिच पीजेंट जो कि गांव में ही रह रहे हैं, जिन्हें जोतेदार कहा जा रहा है, वो किस तरीके से यहाँ पर पावर को कॉन्कर कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर हमें बात करनी है। सो दीज आर द रिच पीजेंट्स हु कंट्रोल द लोकल ट्रेड एक्टिविटीज, मनी लेंडिंग, एंड दे हैड द मोर कंट्रोल ओवर द पुअर पीजेंट्स। ठीक है जी। अब इनके पास जो भी पर्सनल लैंड था उसे ये
खुद कल्टीवेट ना करके जो शेयर कॉपर्स थे, जो अधियार या बागरदार जिन्हें कहा जा रहा है, उनसे अपने लैंड को कल्टीवेट करवाते थे। अब बात करते हैं जोतेदार की पावर की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक, तो अगर बात करी जाए, क्योंकि भाई सारे के सारे जमींदार अर्बन एरियाज में है, तो जो लोकल एरिया में जोतेदार हैं वो अब यहाँ पर ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए कि भाई जब भी जमींदार यहाँ पर लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने आते थे, तो उस समय पर जोतेदार इन रिच पीजेंट्स के साथ मिलकर इस चीज का रेजिस्ट करते थे, और जब भी रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाता था तो उस चीज का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन दीज जोतेदार यूज्ड टू मोबाइलाइज रैयत अगेंस्ट द जमींदार, और उन्हें कहीं ना कहीं इंसिस्ट करते थे कि आप जो है वो क्या करिए, इन पेमेंट्स को डिले करने की कोशिश करिए। देन बात करी जा रही है कि भाई ये जमींदार जो है, जो जोतेदार हैं, वो बिल्कुल ही ये बात चाह रहे हैं कि जो जमींदार है उनकी जमींदारी ऑक्शन कर दी जाए, और जब इनकी जमींदारी ऑक्शन करी जाएगी तो उस केस में सबसे पहले जो बायर होते थे वो यही जोतेदार होते थे। सो दे व्हेन द इस्टेट्स ऑफ द जमींदार वर ऑक्शन्ड बाय द स्टेट, जोतेदार वर ऑफन द फर्स्ट परचेसर्स। ठीक है, अब इन्हें और क्या कहा जाता था, दे वर आल्सो कॉल्ड एज दी हलावदार्स, घंटीदार्स एंड मंडल्स। अब ये तो बात हुई जमींदार और जोतेदार की। अब इस तरीके से जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है उसकी जो आप एक तरीके से बोल लीजिए कि जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई और उसे प्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, विच इज द 5th रिपोर्ट। तो चलिए उस 5th रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस रिपोर्ट है ना, क्या था भाई कि पहली तो चीज किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था इन द ईयर 1830। ये रिपोर्ट जो थी वो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू पॉलिसी को, करप्शन को कहीं ना कहीं एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई इसमें क्या बताया गया था, व्हाट आर दी हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट्स, तो इसमें बताया गया कि कंपनी के ऑफिशियल जो हैं वो किस तरीके से अपने पावर को मिसयूज कर रहे हैं, जमींदार जो है उनका पावर किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, पीजेंट जो है उन्हें किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और कितना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स है उनका एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर इंडिया में देखा जा रहा है। ठीक, अब सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या था। तो ये रिपोर्ट इस इंटेंशन से प्रेजेंट करी गई थी ताकि जो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट था इंडिया के ऊपर ट्रेड करने का, उसे कहीं ना कहीं डिक्लाइन किया जा सके, उसे कहीं ना कहीं एंड किया जा सके। तो यहां पर बात करी जा रही है कि उसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहीं ना कहीं पावर में आने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस रिफ्लेक्टेड अ शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और अब जो पावर है वो धीरे धीरे कंपनी से क्राउन की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। देन दिस लेड टू द डिबेट इन ब्रिटेन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, की भाई आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे मोनोपोली राइट मिला हुआ है इंडिया में ट्रेड करने का, वो किस तरीके से इंडिया में ट्रेड कर रही है और किस तरीके से जो ब्रिटिश इमेज है उसे इंडिया में जाकर खराब कर रही है। तो ये तो बात हुई बंगाल की। अब हम बात करते हैं फॉरेस्टेड रीजन्स की। तो फॉरेस्टेड रीजन्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजमहल हिल्स में रह रहे पहाड़ीज की। ठीक है जी, तो भाई ये पहाड़ी जो है वो राजमहल हिल्स में रह रहे हैं। इनका लाइफस्टाइल कैसा था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या क्या करते थे, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोड्यूस जो है उसके ऊपर ही अपनी लाइफ को सस्टेन करते थे। देन अगर इकोनॉमी की बात करी जाए तो भाई बार्टर सिस्टम कर रहे हैं, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उससे लोकल लोगों के साथ या सेटल सोसाइटीज के साथ ग्रेन वगैरह के साथ एक्सचेंज कर लिया करते थे, और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उसे कभी ना कभी ये ट्रेड कर दिया करते थे। अब हुआ क्या आगे जाकर कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हमें जो मेन इनकम आनी है वो लैंड रेवेन्यू से आनी है, और इसके लिए जरूरी है कि एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपांशन किया जाए। तो इस कारण से जो फॉरेस्टेड लैंड थे उन्हें क्लियर किया गया और वहां पर एग्रीकल्चर किया जाना था। लेकिन एग्रीकल्चर करने के लिए जो लोग थे उसके लिए पहाड़ियों को चुना जा रहा था, और पहाड़ी ये नहीं चाहते थे कि वो अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन छोड़कर सेटल्ड कल्टीवेशन करे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जो है वो इन दोनों लोगों के बीच में देखा जा रहा था। ठीक है जी, सो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश, कि दैट लीड्स टू द लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, की अभी तक जो पहाड़ीज हैं वो अपने रीजन में अपने तरीके से रूल कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आ जाने से उनकी जो ऑटोनॉमी थी अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सैक्रिफाइस हो रही थी। देन दैट लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द रेवेन्यू सेटलमेंट्स। ठीक है, कि ये जो नए रेवेन्यू राइट्स बनाए गए थे, नए रेवेन्यू सेटलमेंट्स बनाए गए थे, उसके कारण पहाड़ियों को उन्हीं के लैंड से डिस्प्लेस किया जा रहा था। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, तो भाई दैट लीड टू द कंफ्लिक्ट बिटवीन द जमींदार एंड द ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिशियल्स, की कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं ये फोर्स कर रहे हैं इन पहाड़ीज को कि वो कहीं ना कहीं सेटल्ड एग्रीकल्चर के साथ जुड़ जाएं। ठीक है जी, उसके बाद रेजिस्टेंस देखा गया कि भाई जब भी इन लोगों ने इस चीज का रेजिस्टेंस किया तो कॉलोनियल रूल जो है वो अभी इन लोगों को कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से इन पहाड़ियों को और ज्यादा जो बैकवर्ड एरिया था उन डीप फॉरेस्टेड रीजन्स का, वहां पर इन्हें माइग्रेट करवा दिया गया, और ये जो रीजन है संथाल्स ने कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया। अब बात करते हैं संथाल्स की। तो भाई संथाल जो है वो बंगाल के रीजन से इस राजमहल हिल की पहाड़ी के रीजन में यहाँ पर आकर माइग्रेट हुए थे। उसके बाद इन्होंने भी यहाँ पर आकर क्या किया था कि भाई जो फॉरेस्टेड लैंड था उसे क्लियर किया और वहां पर कल्टीवेशन करना शुरू किया। तो अब ये जो नया लैंड बन चुका है इन संथाल्स का, इसे क्या कहा गया बेटा, इसे कहा गया दामिने कोह।
ठीक है। ये दामिने को जिसे वो अपना परमानेंट लैंड समझ रहे हैं, उसमें आगे किस तरीके से चीजें होती हैं वो हमें यहाँ पर समझना है। सो दैट लीड टू द कॉजेज ऑफ डिसकंटेंट। अब क्या कॉजेज ऑफ डिसकंटेंट थे कि भाई अभी तक ये जो संथाल थे कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि ये लैंड जो है इनके ऊपर अपनी खुद की ऑटोनॉमी और वो जैसा चाहे यहाँ पर कल्टिवेशन कर सकते हैं। बट आगे जाकर जो मनी लैंडर्स थे उन्होंने जब इन संथाल्स को जब वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने इन्हें लोन दिया, और लोन देने के बदले में जब वो लोन नहीं चुका पा रहे तो उनकी जमीनें उनसे यहाँ पर कैप्चर करना शुरू कर दी थी। सो दैट लीड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ संथाल्स बाय द मनी लेंडर्स। हाई टैक्सेस उन्हें पे करना पड़ रहे थे, और साथ ही साथ जो लैंड लॉस है वो भी यहाँ पर देखा जा रहा था, जिसकी वजह से सभी संथाल जो है वो यहाँ पर रिबेलियन करते हैं, विच इज नोन एज द संथाल रिबेलियन। अब ये संथाल रिबेलियन जो है दैट इज लेड बाय द सिद्धू मांझी, और जिसकी वजह से ये सभी लोग यूनाइट होते हैं अगेंस्ट ऑल द आउटसाइडर्स। अब ये आउटसाइडर्स मनी लेंडर हो सकते हैं, जमींदार हो सकते हैं और ब्रिटिशर्स हो सकते हैं। सभी लोग जो दामिने कोह से कहीं ना कहीं संथाल्स को बाहर निकालने की बात कर रहे थे, उन सभी के अगेंस्ट इस रिबेलियन को कहीं ना कहीं कंडक्ट कराया गया। अब ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था, तो भाई सीधी सी बात है कि उन्होंने रिप्रेशन किया, मिलिट्री एक्शंस यहाँ पर लिए गए, लेकिन आगे जाकर संथाल्स की ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पर अलाउ कर दी गई और एक संथाल परगना नाम की जो टेरिटरी है वो यहाँ पर क्रिएट करी गई है। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई किसकी, बंगाल की। और यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेस्टेड एरियाज की, अब हम बात करते हैं आगे। चलिए जी, अब बात करते हैं फ्रांसिस बुकनान की, जिन्होंने इस फॉरेस्टेड एरिया का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया था। तो फ्रांसिस बुकनान हु वाज अ फिजिशियन टर्न्ड सर्वेयर, इन्होंने यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इन्हें यहाँ पर कमीशन किया गया था, रिक्रूट किया गया था ताकि वो इन फॉरेस्टेड एरिया का प्रॉपर सर्वे करे और इसकी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो 19th सेंचुरी में यहाँ पर जो बंगाल और बिहार का रीजन था उसके डीप फॉरेस्टेड एरियाज को इन्होंने यहाँ पर सर्वे किया हुआ था। अब पर्पस क्या था इनके सर्वे का कि भाई यहाँ पर जब वो इंडिया को देखें तो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को समझ सके, जो कि आगे जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया को रूल करने में हेल्प कर सके। ही कलेक्टेड द डेटा ऑन द फ्लोरा, फौना, क्रॉप्स एंड द लैंड यूज एंड द ट्रेड इन इंडिया। देन अगर बात करी जाए तो इन्होंने ये पता लगाया कि आखिर इंडिया में रेवेन्यू पोटेंशियल कितनी है, लैंड को कितने तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है और रेवेन्यू को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स यूज, तो सबसे पहले इन्होंने अपने डिटेल जर्नल्स और रिपोर्ट्स बनाए हुए थे। ही आल्सो इंटरेक्टेड विद द लोकल पीपल लाइक द पीजेंट्स एंड जमींदार्स, एंड ही आल्सो प्रोवाइड द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द लैंडस्केप, मार्केट, इरिगेशन एंड द सिस्टम। ठीक है, ये भी पता लगाया कि भाई इंडिया में कितने मिनरल है और उन मिनरल्स को किस तरीके से इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के फायदे के लिए उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। देन बात करी जाए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की, तो फ्रांसिस बुकनान की जो यहाँ पर अगर हम बात करें उनकी जो रिपोर्ट है ये बता रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई बेसलाइन क्या होना चाहिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में। साथ ही साथ इट आल्सो हेल्प टू फॉर्मुलेट द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड इट आल्सो शोड द इंपैक्ट ऑफ द कॉलोनिज्म ऑन द रूरल इंडिया। ठीक है जी, अब यहां से हम बात करते हैं हमारे अगले चीज की तरफ, विच इज द रैयतवाड़ी सिस्टम। अब रैयतवाड़ी सिस्टम क्या हुआ बेटा, जहां पर अगर हम बात करें तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जमींदार को यहां से पिक्चर से हटा चुकी है और पीजेंट से अब वो डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाली है। सो दिस इज द नोन एज द रैयतवाड़ी सिस्टम, जहां पर रैयत यानी कि किसान से डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मद्रास एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यहां पर क्या लिया जाएगा कि भाई पीजेंट जो है उनसे डायरेक्टली अब रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाना है और जो इंटरमीडिएटरीज लाइक जमींदार जो थे उन्हें अब यहां से हटाया जा चुका है। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो भाई जो मिडिलमैन थे उन्हें यहां पर हटा दिया गया, तो जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था अब कहीं ना कहीं वो इंटरमीडिएटरीज की वजह से अब वो रिड्यूस हो गया। देन एक इंकरेज किया गया कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंड, की भाई जिसकी जमीन है वो अब लैंड रेवेन्यू को पे करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की। ठीक है जी, अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो भले ही जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करे या गवर्नमेंट रेवेन्यू को कलेक्ट करे, दोनों ही जगह पर जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है वो काफी ज्यादा हाई है, जो कि पीजेंट जो है वो यहां पर भर पाने में असक्षम है। ठीक है जी, नाउ रैयत फेस अ डिफिकल्टी ड्यूरिंग द बैड हार्वेस्ट, और गवर्नमेंट जो है उन्होंने सिस्टम को काफी रिजिड बनाया हुआ है और जब भी क्रॉप फेलियर होता है या आप बोल लीजिए कि भाई रेन नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में कभी भी उन्हें रिमिशन नहीं दिया जा रहा है किसी भी तरीके के लैंड रेवेन्यू को केस में। ठीक है जी, इंपैक्ट क्या हुआ कि दिस इंक्रीज द पीजेंट इंडेबिटनेस, क्योंकि उन्हें किसी भी सिचुएशन में लैंड रेवेन्यू को पे करना ही है, तो अब जब वो नहीं पे कर पा रहे हैं तो लोन लेकर करते हैं, इसी कारण से वो बहुत ज्यादा इंडेबिटनेस में यहाँ पर घिरते हुए चले जा रहे हैं। साथ ही साथ जब लोन भी नहीं पे कर पा रहे हैं तो ऐसे केस में उनका जो लैंड है वो उनसे ले लिया जाता है, लैंड एलिनिएशन की प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जा रही है। और धीरे धीरे जो डिक्लाइन था है ना, कि जो इस एक तरीके से जो हमने पीजेंट जमींदार एंड स्टेट्स वाले चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से एक विलेज इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ सब्सिस्टेंस है,
सफिशिएंट है, वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो उसकी चीज जो है वो कहीं ना कहीं उस सिस्टम का आप एक तरीके से बोल सकते हो डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अब यहां से बात करते हैं बॉम्बे डेक्कन राइट की कि भाई आखिरकार वहां क्या सिचुएशन हो रही है। तो कॉजेस सेम है, बैकग्राउंड वही है कि भाई क्योंकि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इस तरीके से थी कि भाई बहुत ही हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा था, और साथ ही साथ जब अमेरिका से कॉटन की सप्लाई रुकी तो अब सारा की सारा सप्लाई का जो डिपेंडेंस था वो इंडिया के डेक्कन रीजन के ऊपर आ गया। लेकिन वही सप्लाई जब दोबारा से रिज्यूम हुआ तो अब इंडिया के वो सभी कॉटन आप बोल सकते हो प्रोड्यूसर जिन्हें अभी तक कॉटन के लिए लोन दिए जा रहे थे, वो सभी चीजें जो है वो बंद करी जा चुकी थी, और जिसके कारण पीजेंट जो है वो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोन इनडेबिटनेस में यहाँ पर घिरते हुए चले गए थे। ठीक है जी, तो कॉजेस क्या था कि भाई पीजेंट जो है वो बहुत ज्यादा लोन उनके ऊपर हो चुका था, मनी लेंडर जो है वो अब उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके जो एसेट्स थे जैसे कि लैंड हो गया, एग्रीकल्चर के लिए जो भी उनके टूल्स एंड मशीनरीज थी वो सभी कन्फेस्केट किए जा चुके थे, हार्श मेथड यूज करी जा रही है लोन के रिकवरी के लिए, ठीक है, डेट रिकवरी के लिए। अब नेचर क्या हुआ रिवोल्ट का कि भाई जब इस चीज से सभी के सभी पीजेंट जो है वो यहाँ पर परेशान हुए, सो दे स्टार्टेड द वॉयलेटिंग अटैक ऑन द मनी लेंडर्स प्रॉपर्टी, उनके घर जला दिए गए, जो जमींदार थे है ना उनकी अकाउंट बुक्स वगैरह जला दी गई मनी लेंडर्स की, मनी लेंडर्स को बाइकआउट किया जाने लगा, और साथ ही साथ जो कम्युनिटी एक्शन है वो पीजेंट्स ने यहाँ पर लिए, जिससे कि वो कलेक्टिवली कहीं ना कहीं ये जो मनी लेंडर्स जो उनके एक्सप्लॉइटेटर्स हैं उन्हीं के ऊपर अब वो अटैक कर रहे हैं। अब रिस्पांस क्या हुआ गवर्नमेंट का कि भाई रिस्पांस ये हुआ कि एक कमीशन बनाया गया आगे जाकर, ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट्स दिए गए ताकि मनी लेंडर्स की ये जो चीजें हैं उन्हें रेगुलेट किया जा सके, डेक्कन राइट कमीशन यहाँ पर बनाया गया था। देन इंपैक्ट क्या हुआ दैट द लीगल प्रोटेक्शन वाज गिवन टू द पीजेंट्स दैट इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द रूरल कम्युनिटी, कहीं ना कहीं कि भाई इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, एंड दिस हाईलाइटेड द फ्लॉ इन द कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी कि भाई आप लैंड रेवेन्यू को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते किसी भी केस में कि पीजेंट्स उसे पे ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल में जो प्रोडक्शन करने वाला है वो इंसान उस लैंड रेवेन्यू को पे ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये एक फ्लॉ जो है ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। तो ये तो रहा हमारा चैप्टर। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द जमींदार्स इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक, अगला क्वेश्चन है द आर्गुमेंट एंड एविडेंसेस ऑफर्ड बाय द फिफ्थ रिपोर्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली, गिव आर्गुमेंट्स एंड इवैल्यूएट द रीजन एंड इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट इन द डेक्कन कंट्री साइड। अब इन सभी क्वेश्चंस के आपके आंसर्स को लिखने हैं और इनके आंसर्स आप लिखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब ये तो रहा रैपिड रिवीजन। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी इस वन शॉट सीरीज को जाकर इस चैप्टर का वन शॉट देख सकते हैं। उसी के साथ टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।